Hello ji, namaskar. Wish you most welcome in this wonderful session, my biology classes. And I am your Dhyan Tiwari with a more teaching experience and success. Students, आज हम क्लास 9th की बायोलॉजी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल को कंटिन्यू किया था और इसमें हमने सेल के बारे में थोड़ी बहुत बातें की थी, जिसमें हमने पढ़ा कि आखिर कोशिका क्या होती है, व्हाट इज द सेल, व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ सेल एंड हु इज डिस्कवर ऑफ सेल। ओके, इतनी बातें अभी तक हमने की प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम इसके आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप लेते हैं प्रीवियस क्लास की। देखिएगा, प्रीवियस क्लास में हमने सेल को पढ़ा था। सेल, CELL। देखने में तो बहुत छोटा सा वर्ड है और बहुत ही कम वर्डों वाला भी है, बहुत ही कम शब्दों वाला भी है। केवल 3 से 4 मीनिंग इसमें अलाउड हो रही है, CELL। लेकिन इसका वर्चस्व, इसका कार्य, इसका महत्व बहुत बड़ा है। और स्टूडेंट्स हमेशा, चाहे वो क्लास 9th में साइटोलॉजी पढ़ रहे हों, चाहे वो 11th में साइटोलॉजी पढ़ रहे हों, और चाहे वो BSc पार्ट 1 में साइटोलॉजी क्यों ना पढ़ रहे हों, हर जगह उनकी माइंड में कन्फ्यूजन बना रहता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको साइटोलॉजी में रहती है। ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम ना रहे, इसलिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और आप भी लेक्चर के साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल के साथ आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए एक रिकैप लेते हैं सेल पे। हमने कहा कि हमने पढ़ा सेल, CELL, सेल। सेल को हम लोग हिंदी में कोशिका कहते हैं, सिंपल वर्ड, इसको हम लोग हिंदी में कोशिका कहते हैं, कोशिका। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, यहाँ पे जो वर्ड सेल है, यहाँ पे जो वर्ड कोशिका है, ये एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ओके, हियर द वर्ड सेल इज मेड अप बाय वन टाइप ऑफ लैटिन वर्ड विच मीन्स सेला। ओके, ये जो आप यहाँ पे कोशिका वर्ड जो पढ़ रहे हैं, ये सेल वर्ड जो पढ़ रहे हैं, एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, सेला। और सेला का मतलब क्या होता है जानते हैं? सेला का मतलब होता है एक छोटी कोठरी, कंपार्टमेंट और रूम। ओके, जो यहाँ पे हम कोशिका वर्ड पढ़ रहे हैं, ये एक लैटिन वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है सेला। और सेला का मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट, एक छोटी सी कोठरी या फिर एक रूम। ठीक है, तो सेल ऐसे बना, सेल वर्ड की ऐसे खोज हुई। इसके बाद फिर हमने बात की थी थोड़ी सी इसके डिस्कवरी के बारे में, कि आखिर कोशिका की परिभाषा क्या होती है। हमने जब ये जान लिया कि कोशिका किस वर्ड से बना है, तो कोशिका की परिभाषा क्या होती है। तो कोशिका की परिभाषा मैंने आपको एक सिंपल सा परिभाषा बताया था कि कोशिका सभी जीवों की, ओके, हमारे पृथ्वी पर चाहे हमारे जितने भी मतलब कि लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि लिविंग बींग हम सबको कहते हैं, इफ़ दे प्लांट और दे एनिमल, वी आल्सो दे ऑल कॉल्ड क्या, लिविंग बींग, या फिर जीवधारी या फिर जीव कहते हैं। तो कोशिका की डिफिनेशन हमने क्या बताई कि कोशिका सभी जीवों की, होल सभी जीवों की क्या होती है, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। 2 वर्ड पे केवल ध्यान देना है हमको बस कोशिका में। अगर आपने इन्हीं केवल 2 वर्डों पर ध्यान दे दिया, आपकी सारी कोशिका की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी चुटकियों में। कौन कौन सा वर्ड है? पहला है स्ट्रक्चरल, RAL स्ट्रक्चरल, और दूसरा है फंक्शनल। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचनात्मक और फंक्शनल का मतलब क्या होता है, क्रियात्मक। ठीक है, इन्हीं 2 वर्डों पर हमें ध्यान देना है बस। अगर यही 2 वर्ड हमने समझ लिया, कोशिका हमारा कंप्लीट है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल, STRUCTURAL, स्पेलिंग पर ध्यान देना है, इंग्लिश से बिल्कुल नहीं भागना है। और हमने बताया था कि बायोलॉजी को हम जितना अधिक इंग्लिश में पढ़ेंगे उतना ही हमको पढ़ने में आसानी होगी। तो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, संरचनात्मक। स्ट्रक्चरल हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संरचनात्मक। और संरचनात्मक का मतलब क्या होता है, हमने बताया था कि संरचनात्मक मतलब कि जो संरचना प्रदान करे। हाँ, जो मतलब हमारे शरीर, हमने कहा कि कोशिका सभी जीवों की, जितने भी जीव हैं उसकी क्या है, संरचनात्मक इकाई है। यानी इससे मीनिंग क्या निकलती है कि हमारा जो ये बॉडी है, जो हमको स्ट्रक्चर मिला है, या फिर सभी जीवों की जो बॉडी होती है, जो उनको स्ट्रक्चर मिलता है, वो किसकी देन है, वो कोशिका की देन है। ठीक है, ये किसका देन है, कोशिका का।
तो क्या हो गया, कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है। तो संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल हमने समझ लिया कि जितने भी जीव हैं वो किसके बने हुए होते हैं, कोशिका के ही बने हुए होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फंक्शनल, FUNCTIONAL, फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब क्या होता है, क्रियात्मक। फंक्शनल का मतलब क्या होता है, क्रियात्मक। और क्रियात्मक माने हमने क्या बताया था, क्रियात्मक मतलब कि जो कार्य करने में सहायता प्रदान करे। क्रियात्मक मतलब जो कार्य करने में सहायता प्रदान करे उसे हम क्रियात्मक कहते हैं, तो फंक्शनल कहते हैं। वर्ड से ही क्लियर है, फंक्शनल। फंक्शनल यानी फंक्शन, कहते हैं ना कि कोई फंक्शन है तो कैसे क्या होगा, कैसे अटेंड होगा, तो फंक्शनल का मतलब होता है क्रियात्मक। यानी हमारे शरीर में जितने भी A to Z प्रोसेस हो रहे हैं, हाँ, चाहे वो लाइफ प्रोसेस का हमारा वर्क है, चाहे वो जो भी हमारे फंक्शंस हैं, वो सभी किसकी देन है, कोशिका की देन है। क्योंकि हमने क्या बताया, हमारे शरीर की जो भी बॉडी है वो किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो ये हमारा हाथ, ये किसका बना है, कोशिकाओं का बना है, एब्सोल्यूट। ये हमारा सिर, दे आल्सो मेड अप बाय सेल। ये हमारा पूरा शरीर, ये सभी किसके बने हुए हैं, सेल 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 के ही पूरी हमारी बॉडी बनी हुई है। तो अब जरा बताएंगे, जब ये हमारे हाथ पैर सिर मुंह ये सभी जब सेल के बने हुए हैं, तो ये कार्य कौन कर रहा है, हाथ पैर ही कर रहे हैं ना भाई हमारे, तो वो किसके बने हैं, कोशिका के बने हैं। तो इसीलिए इसी मीनिंग पर हम कहा गया कि कोशिका जो होती है सभी जीवों की, XYZ सभी जीवों की, हमने बताया था हमारे पृथ्वी पर लगभग 19 लाख से अधिक जंतु की प्रजातियां और लगभग 7 लाख से या फिर 8 लाख से अधिक पादप की प्रजातियां पाई जाती हैं लगभग, ठीक है। तो उन सभी जीवों की कोशिका क्या होती है, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। ये तो रहा डिफिनीशन, हमने जान लिया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। इंग्लिश में भी डिफिनीशन बताएंगे, CBSE बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो भी बिल्कुल नहीं घबराएंगे कि सर हिंदी में बता रहे हैं, नहीं, हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिक्स करके पढ़ना है। इंग्लिश में कैसे डिफिनीशन बनाएंगे सेल का, कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, ओके। एंड हियर द वर्ड सेल, ओके, here the word cell, CELL, cell is made up by one type of Latin word, okay. Here the word cell is made up by one type of Latin word which means cella, 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 and the means of cella a small room, small compartment, okay, एक छोटा सा कमरा, एक छोटी सी कोठरी, मतलब होता है सेल, और सेल की उत्पत्ति ऐसी हुई है। तो अब जब हमने ये जान लिया कि कोशिका की परिभाषा क्या होती है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम इसकी डिस्कवरी के बारे में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखिएगा, डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसकी कोशिका किसने खोज की थी, डिस्कवरी, इसको हम लोग हिंदी में खोज कहते हैं, ठीक है। तो खोज का किसने की थी, बताया था हमने, रॉबर्ट ROBERT हुक, रॉबर्ट हुक ने कौन से ईस्वी में किया था, सन 1665 में। क्लियर है जी, चलिए बढ़िया। तो कोशिका खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक। ये एक विदेशी वैज्ञानिक है, ठीक है, ये एक विदेशी वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी। तो यदि कोई पूछता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो क्या बताएंगे, रॉबर्ट हुक। क्लियर है जी, ROBERT HOOKE, रॉबर्ट हुक। आपको अगर कोई पूछता है कि कौन से सन में किया था, तो 1665 ईस्वी में किया था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किसमें खोज की थी, इतने पे बात को खत्म नहीं करना है, हमको हर चीज़ को डीपली से समझना है, गहराई से समझना है। तो किसमें कोशिका की खोज की थी भाई, अगर कोई पूछता है तो बता देंगे कि लकड़ी के एक कार्क में खोज की थी। इसमें खोज की थी कार्क में। कार्क किसको कहते हैं, हमने बताया कि जब आप कभी होम्योपैथी के सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे जो मतलब कि उसकी बॉटल्स होती हैं छोटी छोटी, उसमें वो जो ढक्कन का लगाते हैं लकड़ी, वही क्या कहा जाती है, कार्क कही जाती है। या फिर हमारा जो लेबोरेटरी में हम लोग डिहाइड्रेशन ट्यूब यूज करते हैं, डिहाइड्रेशन ट्यूब, जिसमें हम किसी चीज़ को डिहाइड्रेट करते हैं, उसमें जो ऊपर ढक्कन लगा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कार्क कहते हैं। यह किसका बना हुआ था, लकड़ी का। कौन सा लकड़ी का, सबसे ऊपरी जो लकड़ी होती है उसका ये बनता है। तो किसमें खोज की थी, बोतल के एक कार्क में, बोतल के ऊपर जो कार्क लगता है ढक्कन, उसका बोतल के एक कार्क में इन्होंने कोशिका की खोज की। और जब खोजा तो क्या देखा उसमें, इन्होंने देखा कि उसमें क्या किया है, वो जो कार्क लिया ऐसी स्ट्रक्चर का कार्क होता है, ठीक है, ढक्कन टाइप में ठेपी जैसा होता है। तो इसका जब उन्होंने लिया तो इसका इन्होंने क्या किया, एक पतला सेक्शन काटा, और सेक्शन काट के उन्होंने स्वनिर्मित सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको देखा। तो उसमें क्या दिखा, कई
कितने, कई ढेर सारे हेक्सागोनल, कैसे, हेक्सागोनल, हमने पहले ही बता दिया, हेक्सा मतलब होता है 6 और गोनल मतलब क्या होता है जी, भुजा। क्लियर है। तो इसमें उन्होंने ऐसे कई हेक्सागोनल या फिर मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखी। कैसी, हेक्सागोनल या फिर मधुमक्खी के छत्तों के समान संरचना दिखी, और उन्हीं संरचनाओं को सर रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कोशिका अवार्ड दे दिया। तो ये माइंड में क्लियर करके रखिएगा। एंट्रेंस में क्या होता है कि उसी बात को कई तरीके से घुमा फिरा कर पूछता है ताकि स्टूडेंट्स क्या हो, कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है जी। आपने सब पढ़ा है, आपने सब कुछ पढ़ा है, आपको सब आता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चाहे पूछे कोशिका खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। चाहे पूछे कोशिका सर्वप्रथम कोशिका खोज किसने की, आल्सो रॉबर्ट हुक। चाहे पूछे सर्वप्रथम कोशिका खोज किसने की, रॉबर्ट हुक। या फिर कहे कोशिका शब्द की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ही ने किया है। तो चाहे जैसे बात को घुमा फिरा कर उल्टा सीधा करके पूछता है, आपको कन्फर्म रहना है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कार की कोशिका में उसकी क्या की, कोशिका की खोज की। उन्होंने हेक्सागोनल मधुमक्खी की छत्ते की समान संरचना देखी और उसी संरचना को उन्होंने क्या कहा, कोशिका नाम दे दिया। लेकिन इन्होंने ये तो खोज कर डाला, कार में इसकी खोज कर दी, लेकिन उसके बाद फिर ये पता चला और अन्य जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया, नहीं भाई, कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका में खोज की थी एक्चुअल में वो कोशिका डेथ थी। ओके जी, डेथ कोशिका में उन्होंने कोशिका की खोज की थी। वो जो कोशिका थी वो मरी हुई कोशिका थी। ठीक है, तो अब ये माइंड में क्लियर रखना है कि रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि छूट गई थी बताने की बात, कि रॉबर्ट हुक ने ये जो सारी जो सिस्टम पूरा प्रक्रम जो बताया कि मतलब कैसे क्या कोशिका होता है, इन्होंने एक बुक लिखी थी। हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। उस बुक, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। ओके जी, क्या नाम था बुक का, माइक्रोग्राफिया। इस माइक्रोग्राफिया में इन्होंने ये सारी बातें बताई थी। तो इस नाम को एकदम बिल्कुल नहीं भूलना है जी। कौन से बुक में इन्होंने लिखा था अपने बातों को, माइक्रोग्राफिया में इस बात को उन्होंने सबमिट किया था कि कोशिका जो होती है सभी जीवों की, कोशिका जो होती है वो कैसी, इस एक हेक्सागोनल संरचना होती है, एक मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना होती है। ठीक है जी, तो अब आगे चलते हैं। हमने बताया इन्होंने जिस कोशिका खोज की थी वो कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी, मरी हुई कोशिका थी ना जी। क्योंकि देखिए, माइंड लगाइए, थिंक लगाइए, उन्होंने जो कोशिका थी वो कार्क था, और कार्क किसका भाग था, वो लकड़ी का भाग था ना जी। वो कैसा भाग था, लकड़ी का भाग था, और वो भी पेड़ से कटा हुआ था। हमने आपको बताया कि कोई भी कोशिका तब तक जीवित रहती है जब तक वो अपने मातृ कोशिका से लगी हुई है। जैसे देखिए, ये हमारी उंगली है, तो ये तब तक जिंदा कहलाएगी जब तक ये हमारे हाथ से, हमारे एल्बो से, हमारे पाल्म से जुड़ी हुई है। और अगर हमने इसको यहाँ से कट करके निकाल के बाहर रख दिया तो ये क्या कहलाएगी, नॉन लिविंग बीइंग कहलाएगी, निर्जीव कोशिका कहलाएगी। तो ठीक वैसा ही यहाँ पे कार्क भी था। तो ये कैसी कोशिका थी, डेथ सेल था। तो अब भाई सजीव कोशिका खोज किसने की, तो वो हम इसे आज के लेक्चर में अटेंड करते हैं। ठीक है जी, तो लेक्चर में पूरे इंड तक बने रहिएगा। किसी भी कोशिका में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगी जी। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फटाफट सर्च कमेंट बॉक्स में अपने लिख कर भेजिएगा, सर हमको ये दिक्कत है। और उसके बाद फिर अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो उसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए अब बात करते हैं आज के लेक्चर की। हमने अभी तक जाना कि कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। कैसी कोशिका में की, एक कार्क कोशिका में की, मधुमक्खी छत्ते समान संरचना देखी। लेकिन क्या हुआ एक्सेप्शन कि उन्होंने जिस कोशिका में खोज की थी कोशिका की, वो एक्चुअली डेथ सेल था। अनफॉर्चुनेटली वो डेथ सेल निकल गई। ठीक है, तो फिर अब भाई ये बात आ गई कि उन्होंने भाई तो मरी हुई कोशिका खोज की थी, तो सजीव कोशिका खोज किसने की। हाँ, तो अब वर्ड को ध्यान रखिएगा कि सजीव कोशिका की खोज किसने की। तो सजीव कोशिका की खोज आपके जो है सन 1674 में, ठीक है, 1674, क्लियर है जी। 1674 में ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ल्यूवेनहॉक सन 1674 में ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसकी खोज, सजीव कोशिका की खोज की थी।
अभी तक रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका में जो कोशिका खोजी थी वो कैसी कोशिका थी, डेथ सेल थी, मरी हुई कोशिका थी। लेकिन अब सजीव कोशिका खोज किसने की, सन 1674 में ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम सजीव कोशिका की खोज की थी। उन्होंने एक बैक्टीरियल सेल को लिया, उसको काटा, उसका सेक्शन काटा और माइक्रोस्कोप पे लगाकर देख दिया। ठीक है, तो सर्वप्रथम अगर आपको कोई पूछता है कि हु इज द डिस्कवर ऑफ लिविंग सेल, तो ही इज अ ल्यूवेनहॉक इन 1674। सन को थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी कभी एंट्रेंस में क्या होता है एक सन पूछने लगता है, तो इसको भी क्लियर रखिएगा जी। किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, हर चीज़ को एकदम क्रिस्टल क्लियर करके पढ़ना है। हाँ, तो 1674 में ल्यूवेनहॉक ने सजीव कोशिका की खोज की थी। ये तो हो गई भाई सजीव कोशिका की खोज के बारे में। अब आगे चलते हैं। हमने ये जान लिया निर्जीव कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। सजीव कोशिका खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक ने की। तो अब जो है पारी आती है हमारे ये बात जानने की कि सेल थियरी, हमने कोशिका जान लिया, कोशिका की परिभाषा जान ली, कोशिका के खोजकर्ता के बारे में, डिस्कवरर के बारे में एकदम विधिवत रूप से, विस्तार रूप से जाना। तो अब जब इतना जान लिया हमने, तो अब पारी आती है कोशिकावाद की, कोशिका सिद्धांत की। अरे भाई जब हमने जान लिया कोशिका क्या होती है तो उसका सिद्धांत भी कुछ होगा, उसके बारे में कुछ होगा। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थियरी। सेल थियरी, सेल थियरी मतलब क्या होता है, कोशिका सिद्धांत। जैसे हर चीज की थियरी होती है ना जी, इसकी ये थियरी है, इसकी ये थियरी, इसकी ये थियरी, वैसे ही एक और थियरी बन गई, कौन, सेल थियरी। तो अब आइए इस सेल थियरी के बारे में जानते हैं कि आखिर ये सेल थियरी होती क्या है, इस सेल थियरी को दिया किसने। तरह तरह की बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है हमारा साइटोलॉजी, और बच्चे हमेशा इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ते हैं, और पढ़ना भी चाहिए। बायोलॉजी में हमने कहा है कि जितना इंटरेस्ट आपका रहेगा उतनी ही अच्छी लगेगी। तो हमेशा इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है जी, एकदम लोड नहीं लेना है, फ्रीली माइंड पढ़ना है, और आपको वो चीज़ समझाने की मेरी गारंटी है। ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो आप ये देख रहे हैं सेल थियरी, इस सेल थियरी की खोज सर्वप्रथम दत्रोची नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है जी, सर्वप्रथम सेल थियरी की खोज किसने की थी, दत्रोची नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्लियर, इन 1824। ओके, सर्वप्रथम सेल थियरी की खोज दत्रोची नामक वैज्ञानिक ने 1864 में की थी। सबसे पहले की बात हम कर रहे हैं ना जी, सर्वप्रथम कोशिका खोज किसने की, सेल थियरी खोज दत्रोची नामक वैज्ञानिक ने किया। ये साइंटिस्ट जो थे दत्रोची, ये आए और इन्होंने खाली सेल थियरी के बारे में थोड़ा सा बात कर दिया कि भाई जो कोशिका होती है ये कई चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है और ये जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है। हल्का फुल्का इन्होंने इसके बारे में बात किया और ये चले गए। ठीक है, तो सर्वप्रथम सेल थियरी किसने दिया, दत्रोची ने दिया था। ये बात को क्लियर रखिएगा। अक्सर क्या होते हैं कि कई जगहों पे ये बात नहीं बताते, वो सीधे बात को बढ़ा देते हैं आगे कि हमारे आपके जो स्लाइडे और स्वान हैं इन्होंने सेल थियरी की खोज की थी, और वास्तव में इन्होंने सेल थियरी की खोज किया था, इनको इसका श्रेय मिला है। लेकिन उससे भी पहले अगर कोई पूछता है कि स्टार्टिंग में यानी सबसे पहले कोशिका सेल थियरी की खोज किसने की थी, या फिर सबसे पहले सेल थियरी किसने दिया, हाँ हमारे स्लाइडे और स्वान से भी पहले, तो वो कौन थे, दत्रोची साहब थे। ठीक है, तो सन 1824 में दत्रोची नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने हल्का सा बता दिया कि कोशिका सिद्धांत के बारे में कि कोशिका ये होती है, कोशिका ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या हुए, चले गए। ओके जी, आगे चलते हैं। उसके बाद फिर आए दो वैज्ञानिक आपके, पहले कौन थे, स्लाइडे, पहले आपके स्लाइडेन थे और दूसरे आपके स्वान थे। ठीक है जी, पहले आपके कौन थे, स्लाइडेन थे और दूसरे आपके जो थे वो स्वान थे। स्लाइडे और स्वान, ये दो वैज्ञानिक हैं। ठीक है जी, इसमें जो पहले स्लाइडेन है ये वनस्पति शास्त्री हैं और दूसरे जो स्वान हैं वो जंतु विज्ञान शास्त्री हैं। तो ये दो वैज्ञानिक आए जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का बढ़िया से प्रतिपादन किया। स्लाइडे, वो बढ़िया से देते हैं आपके लिए, स्वान, स्लाइडे और स्वान, ये क्या थे भैया, वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे, और ये जो थे ये जंतु विज्ञान शास्त्री थे। यानी दो अलग अलग वैज्ञानिक, दो अलग अलग देश के
और दो अलग अलग विभाग के, एक वनस्पति के एक जंतु के, ठीक है, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट ने दोनों अलग अलग तरीके से खोज की और दोनों एक ही बात पे आए जिसे आज से कुछ समय पहले दत्तरोची ने दे दिया था। कुछ उनके बारे में हल्का दत्तरोची ने बताया था, बहुत उसी को उन्होंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया और उसके अंदर और घुस के गुण रहस्य के बारे में उसके बताया, ठीक है, और इनको फिर उसका श्रेय मिलता है। हाँ, तो अब अगर कोई पूछता है कि सेल थियरी की खोज किसने की, या फिर कहता है कि सेल थियरी का फादर किसको कहते हैं, फादर ऑफ सेल थियरी, या फिर कहता है, या फिर कोई कहता है कि सेल थियरी की एक्चुअल में खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे स्लाइडे और स्वान। एक्चुअल में स्लाइडे और स्वान होते ही हैं, लेकिन जानते रहिए सर्वप्रथम किसने खोज की थी सेल थियरी की, तो दत्तरोची नामक वैज्ञानिक ने किया था 1824 में, ठीक है, दत्तरोची ने किया था। उसके बाद फिर स्लाइडे और स्वान आए, इन्होंने सेल थियरी का प्रतिपादन किया। अब सेल थियरी में बताया क्या, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। देखिएगा, जब स्लाइडे और स्वान आए और इन्होंने सेल थियरी के बारे में बताया, तो इन्होंने सर्वप्रथम बताया क्या कि जो जीव होते हैं, जितने भी जीव होते हैं हमारे पृथ्वी के, उनका सेल जो होता है, सेल जो है स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। इन्होंने क्या बताया, क्या प्रतिपादन किया कि कोशिका जो है सभी एनिमल्स या फिर प्लांट की, एनिमल्स और प्लांट की, ठीक है जी, कोशिका जो है वो सभी एनिमल्स तथा सभी प्लांट्स के क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये किसने बताया था, स्लाइडे और स्वान ने बताया था। हाँ, कि कोशिका जो है वो सभी जीवों की क्या है, संरचनात्मक इकाई होती है। अब वो जीव चाहे प्लांट हो, वो जीव चाहे एनिमल हो, उन सभी की संरचनात्मक इकाई कौन होती है, कोशिका ही होती है। क्लियर है जी। ये तो हो गया पहली बात कोशिका की। इन्होंने ये बताया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ एक्चुअल में। अब अगर आपसे कोई कहता है कि ये बात किसने की, तो अब आपका ये भी क्रिस्टल क्लियर हो गया कि ये बात किसने की कि कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। स्लाइडे और स्वान ने किया था, बेहद सिंपल, ठीक है। तो सेल थियरी भाई साहब स्लाइडे स्वान ने लिया था, और सबसे पहले सेल थियरी में इन्होंने यही बताया था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ये इन्होंने पहला थियरी दिया था। इसमें 3 थियरी को दी थी सेल थियरी में। पहला आपका ये क्लियर हो गया कि सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसकी, सभी जीवों की, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। ये क्लियर हो गया। उसके बाद फिर अगली बात जो इन्होंने दूसरी बात जो बताई सेल थियरी में, वो भी बड़ी मजेदार बात थी। इन्होंने कहा कि सभी जीवों जो होते हैं, जितने भी जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं, वो वन या फिर वन और मोर सेल ठीक है। आगे आर लिविंग बीइंग, आर लिविंग बीइंग्स। क्लियर है जी। तो दूसरा थियरी क्या दिया इन्होंने कि आर लिविंग बीइंग आर मेड अप बाय वन और मोर सेल। जितने भी जीवधारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। ये इनकी दूसरी थियरी थी। पहली थियरी क्या थी कि आल लिविंग बीइंग की सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द आल लिविंग बीइंग। सभी जीवधारियों की कोशिका जो होती है वो संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरी थियरी क्या दी इन्होंने, दूसरी थियरी ये दी कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं वो एक या फिर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। ये सेकेंड थियरी दी थी किसने, स्लाइडे और स्वान ने दिया था। थर्ड थियरी जो है वो भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थियरी सेल थियरी में, तीसरी थियरी हमने कहा है कि कुल 3 थियरी है सेल थियरी में। पहला आपने हमको बता दिया, हमने आपको बताया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, पहली थियरी। दूसरी थियरी जी, दूसरी थियरी क्या है, दूसरी थियरी ये है कि कोशिका जीवों की जो कोशिका हो, जो जीव होते हैं वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। क्लियर है जी। उसके बाद फिर हमने बताया तीसरी थियरी की बात, अब बात करते हैं हम ना। तो तीसरी थियरी में इन्होंने बताया कि all cells are मतलब सभी कोशिकाएं जो होती हैं मेड अप बाय all new cells
are made up by pre-existing cell। ठीक है जी, ये इनकी कैसे थी, तीसरी थियरी थी और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट थियरी थी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। दूसरी थियरी, कोशिका जो होती है वो एक या एक से अधिक मानव का शरीर जो होता है वो एक या फिर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। तीसरी थियरी इंपॉर्टेंट कि जितनी भी नई कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। ऑल न्यू सेल इज मेड अप बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी नई कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से, पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट थियरी जो है सेल थियरी में दिया गया, जिसका प्रतिपादन किसने किया, स्लाइडे और स्वान ने किया। दिस सेल थियरी इज गिवन बाय स्लाइडे एंड स्वान, टू साइंटिस्ट। फर्स्ट इज स्लाइडे हु इज botanist and second is Swan, he is a zoologist. They both are discovered of cell theory and they given three theories of in this law. Okay, first theory that cell is the structural and functional unit of the life. First theory is cell is the structural and functional unit of the life. Second theory, all living beings cell are made up by two or more cells. Third theory and most important theory, that is all new cell is made up by pre-existing cell. Okay, so this is all about cell theory and now our lecture as will be postponed to next lecture। अब ये जो हमारा लेक्चर है वो अगले लेक्चर तक के लिए क्या किया जाता है, रोका जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने सेल थियरी के बारे में पढ़ा, सजीव कोशिका खोज के बारे में पढ़ा। तो इसे बढ़िया से नोट्स कीजिएगा। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है आपके पास एक पीडीएफ पहुंचेगा जिसमें आज के लेक्चर का सारा नोट्स रहेगा। ठीक है जी, तो बढ़िया से पढ़िए, जमकर पढ़िए, फुल इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। बायोलॉजी में कुछ हार्ड नहीं है, बेहद सिंपल है, उसको सिंपल बनाना हमारा काम है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप किया जाता है। आपके साथ फिर मिलेंगे एक नए उत्साह के साथ, एक नए जोर के साथ, एक नए खुशी के साथ। और फिर से एक बार कहना है कि यदि आप हमारे लेक्चर्स के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, आप नए बच्चे हैं, तो हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि, और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे जितने भी न्यू अपडेट्स हैं वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जितने और भी बच्चे हैं वो इस नॉलेज से छूटने ना पाए। ठीक है जी, तो फिर एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।